Are all of you ready to dive with me into mathematical ocean? Are you ready? Are you ready to dive with me in mathematical ocean? तो आइए हम सब मिलकर के इस गणित की सदन की शुरुआत करते हैं जोरदार तालियों के साथ। Which topics is going to be discussed in this parliament is written on your board. What topics we are going to discuss? The name of topics is to find out LCM of given two or more numbers. आज इस सदन में जिन विषयों के ऊपर चर्चा होगी उन विषय का नाम बोर्ड पर लिख दिया गया है। और आज किन विषय पर चर्चा होनी है? अभाज्य गुणनखंडन का प्रयोग कर दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो मैं इसको मिटा देता हूं। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि दो या दो से अधिक संख्याओं का लसा उनके सार्वगुणजों में सबसे छोटा गुणज होता है। ओके, what is LCM? You know that definition of LCM of two or more numbers. तो दो या दो से अधिक संख्याओं का लसा उनके सार्वगुणजों में सबसे छोटा गुण है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो मैं इस परिभाषा को लिख देता हूं ताकि आपको फिर स्मरण हो जाए। दो या दो से अधिक संख्या, दो या दो से अधिक अर्थात एलसीएम की जब भी बात होगी तो दो से कम के लिए बात नहीं होगी। तो दो या दो से, और यहाँ पर एलसीएम की हम बात कर रहे हैं तो संख्या हम कह रहे हैं तो संख्या से सिर्फ प्रकृत संख्या। तो दो या दो से अधिक संख्या, दो या दो से अधिक संख्या का लसा उनके सार्व उभयनिष्ठ, सार्व कहो या उभयनिष्ठ कहो, दोनों एक ही शब्द हैं, एक ही अर्थ रखने वाले। बोथ कंटेन सेम मीनिंग। सार्व उभयनिष्ठ गुंजों में, गुंजों का मतलब मल्टीपल, मल्टीपल संख्याओं को गुणा करने से जो संख्या प्राप्त होता है तो वह प्राप्त संख्या उस संख्या का मल्टीपल कहलाता है। उभयनिष्ठ गुंजों में सबसे छोटा गुणज, सबसे छोटा गुणज होता है। ओके, दो या दो से अधिक संख्याओं का लसा उनके सार्वगुणजों में सबसे छोटा गुणनखंड होता है। और मसा का परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक संख्याओं का मसा उनके सार्वगुणनखंडों में सबसे बड़ा गुणनखंड होता है। एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल में जो सबसे लिस्ट वैल्यू रखता है, सबसे छोटा वैल्यू रखता है, वही मल्टीपल उन सभी संख्याओं का लसा कहलाता है। क्लियर? तो मैं इसको मिटा दूं? ओके, तो दो या दो से अधिक संख्याओं का लसा उनके साथ गुंजों में सबसे छोटा गुणज होता है। तो यहाँ पर गुणनखंड और गुणज की बात आपको पहले से पता है। अब मैं एक उदाहरण ले रहा हूं।
12, 16 और 18 का लसा ज्ञात करें। ये बड़ी संख्या हो गई। ये बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। हम ऐसा लेते हैं जो यहां पर दिखाना आसान है। 8, 5 और 7 लेते हैं, इनका लसा ज्ञात करना है। तो इनके 7 गुंजों में जो सबसे छोटा गुणज होगा वो लसा होगा। तो पहले हम प्रत्येक संख्याओं का 7 गुणज देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो 8 का सभी गुणज, 8 का सभी गुणज के मतलब 8 का सभी गुणज के मतलब कि 8 के पहाड़े अंक में आने वाली संख्या है। मतलब जब 8 को एक बार योग में आता है, 8 जब 2 बार योग में आता है, if you take one group of 8, if you take 2 groups of 8, if you take 3 groups of 8, if you take 5 groups of 8, तो ये सभी संख्याएं 8 का क्या हो जाएंगे? मल्टीपल। तो 8 का सबसे छोटा मल्टीपल कौन है? कौन है? 8। 8 का मल्टीपल 8 से शुरू होता है। मैंने 8 का एक समूह लेते हैं तो 8, 8 का 2 समूह लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 का 3 समूह लेते हैं तो 8 का कितना हो जाएगा? और क्या इस तरह से कभी अंत होगा? तो 8 के कितने गुणज होंगे? अनंत होंगे। वो कहां से प्रारंभ होगा और कितने इकाई के अंतर पर लगातार 8 का गुणज मिलता है? वेरीफाई। इन द सेम वे 5 का सभी गुणज को लिखना होगा तो यहाँ पर हम डॉट डॉट लगाते हैं। डॉट यह बता रहा है कि इस तरह से संख्याएं कभी अंत होती नहीं है। तो 5 का बोलो पहला गुणज क्या होगा? व्हाट इज द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 5? व्हाट इज द सेकंड मल्टीपल ऑफ 5? व्हाट इज द थर्ड मल्टीपल ऑफ 5? व्हाट इज द फोर्थ मल्टीपल ऑफ? तो 5 के मल्टीपल में भी एक पैटर्न मिलता है, 5 इकाई के अंतर पर मिलता है। और यहाँ पे डॉट डॉट लगा देंगे। तो 7 का मल्टीपल क्या होगा? कहां शुरू होगा? बोलो 7 का 7 एकम 7, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 7 is 7, सेकंड मल्टीपल ऑफ 14, 21, 28, 35 एंड सो ऑन। यह यात्रा कभी अंत ही नहीं होगी। अब इनका लसा निकालना का मतलब यह हुआ कि 8, 5 और 7 के समान या सार गुंजों में सबसे छोटा गुणज इन्हें पता करना है एलसीएम के लिए। अब यहां पर देखें तो वह कौन संख्या है जो 8 का भी मल्टीपल है, 5 का भी मल्टीपल है और 7 का मल्टीपल है। तो यहां पर दिखाई नहीं पड़ रहा। बहुत आगे तक चलना होगा, बहुत आगे तक चलना होगा। तो 8 का मल्टीपल के लिए हमको कहां तक चलना होगा? तो बहुत बड़ा जरिए जी, दिखाई तो नहीं पड़ रहा। इसलिए बाद में हम इसको पता कर लेंगे, बड़ा आराम से पता कर लेंगे। क्योंकि हम अब 8 7 पते 35 मिलेगा तो 5 और 7 में मिलेगा, 8 में नहीं मिलेगा तो 35 8 5 40, 8 5 8 24, 28 हो गया ना। 280 तो आएगा कहीं ना कहीं, आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा। और क्या आएगा? बोलो नहीं आएगा। इसलिए यहां पर हम बड़ा संख्या लिख लिए, कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए मिटा देते हैं इसको। ये बड़ा संख्या हो गया। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ कि आप मल्टीपल आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि आप 10 तक ही पहाड़ा जी याद करते हैं। 11 क्या 5 का 11वां मल्टीपल नहीं होगा, 5 का 12वां मल्टीपल नहीं होगा, 5 का 13वां मल्टीपल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम छोटी संख्या लिख लेते हैं, 2 3 और क्या लिख ले? 5 लिख लेते हैं। तो 2 का मल्टीपल कौन कौन होगा? बोलो 2 4 6 8 10 12 16 18
खोल लो, ये 3 का बोलो, 3 6 अब इसी तरह से 3 में तो कहीं कहीं ना कहीं 30 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और 2 का मल्टीपल में भी कहीं 30 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और 5 का मल्टीपल 5 10 15 कहीं ना कहीं 30 मिलेगा। तो वह कौन संख्या है जो 2 में भी है, 3 में का भी मल्टीपल है, 5 का भी मल्टीपल है, 30 से मिलना शुरू होता है। क्या 2 और 3 और 5 के सार्वभौमों की संख्या सीमित होगी कि असीमित होगी, और वो कहां से प्रारंभ होगी, कहां से, 2 3 और 5 का सार्वभौमज कहां से मिलना शुरू होता है, 30 से। तो सेकंड क्या होगा, ये क्या होगा, ये फिर क्या होगा, 120। इस तरह से 2 3 5 में 2 का मल्टीपल लिखते जाओगे, 3 का मल्टीपल लिखते जाओगे, तो एक संख्या होगा 30 जो 2 के मल्टीपल में भी होगा, 3 का भी मल्टीपल होगा और 5 का मल्टीपल होगा। तो केवल एक ही संख्या 30 नहीं होगा, बल्कि 30 के अंतर पर जितने भी संख्याएं होंगे उनमें 2 3 और 5 इन तीनों उसको पूर्णतः डिवाइड कर देता होगा। तो निश्चित है कि 2 3 5 का सार्वभौमज 30 से प्रारंभ होता है, इसलिए एलसीएम कौन होगा इनका, 30 होगा, इसलिए इनका एलसीएम कौन हो गया, 30। अर्थात वह छोटी से छोटी संख्या जो 2 3 और 5 इनसे विभाजित हो जाए वही संख्या इन तीनों संख्या का एलसीएम होगा। क्लियर हो गया। अब चलिए टॉपिक है कि अभाज्य गुणनखंडन का प्रयोग कर हम एलसीएम कैसे ज्ञात करें। देखिए मैं कल ही बताया हूं कि बी ए का गुणनखंड है कि नहीं है। देखिए बी ए का गुणनखंड है कि नहीं है, तो इसको हम भाग की क्रिया के द्वारा इस बात को जांच करते हैं। तो कहने का मतलब है कि बी ए का गुणनखंड नहीं है, तो यहां पर संख्या बी किसका रोल प्ले करता है, भाज्य का, सॉरी ए करता है भाज्य का। जब बी ए का गुणनखंड नहीं है या है तो ए को बी से भाग करनी होगी, बी ए को डिवाइड करता है अथवा नहीं करता है, तो ए भाज्य होता है तो बी क्या हो जाता है। जब बी ए का गुणनखंड नहीं है, इसको जांच करना है तो हम क्या करते हैं कि ए में बी से भाग करते हैं, इन करते हैं, अर्थात वहां पर ए भाज्य हो जाता है, बी क्या होता है भाजक। अब इस भाजक के द्वारा यह पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तब कहते हैं कि बी ए का गुणनखंड है। सही। तो अगर बी ए का गुणनखंड है तो ए बी का क्या होगा, यदि बी से ए पूर्णतः विभाजित हो, तब हम क्या कहते हैं, इंप्लाइज दैट बी ए का क्या है, बोलो बी ए का क्या है, बोलो गुणनखंड है ना। तो इंप्लाइज दैट सेम टाइम में ए बी का क्या कहलाएगा, गुणज कहलाएगा। If B is a multiple, if B is a factor of A, implies that A is a multiple of B. जैसे 5 20 का एक गुणनखंड है, 5 is a factor of 20, तो in the same time 20 is a multiple of 5. A अगर B का बेटा है तो B A का बाप होगा। क्लियर बात है।
तो बी ए का गुणनखंड है या ए बी का गुणज है, इस बात की जांच जब भी होगी भाग के द्वारा होगी, भाग के द्वारा होगी। चलिए अब इस बात को, अब आपको मैं कल ही बताया हूं कि ए बी से पूर्णतः विभाजित तब होता है जब ए के अभाज्य गुणनखंडन में बी के सभी गुणनखंड शामिल हो। ओके, अब यहां पर मुझे बी मालूम है, मुझे बी मालूम है और यह देख रहा है कि यह संख्या इससे विभाजित हो जाती है, तो यह इसके सभी गुणनखंड यहाँ पर ए में शामिल है ना, ए में शामिल है। तो उल्टा देखेंगे, अर्थात ए बी से विभाजित हो, ए बी का मल्टीपल हो, इसके लिए ए में बी का सभी गुणनखंड को शामिल होना चाहिए। तो ए कोई संख्या 30 मान लेते हैं, बड़ा संख्या लेते हैं 75, यदि 25 का 75 यदि 25 का गुणज है तो 75 के अभाज्य गुणनखंडन में 25 के तो अभाज्य गुणनखंड सभी शामिल होना ही चाहिए, उससे अधिक कोई बात नहीं है। तबे यह 25 का क्या बन पाएगा, गुणज। इसी बात को आप ध्यान में रखेंगे और एलसीएम निकालेंगे। चलिए मैं कुछ आपके साथ मिलकर कार्य करता हूं। सवाल 40, 35 और 12 का मुझे एलसीएम बना लेते हैं। कल दो संख्याओं का शुरू करते हैं। 40 और 35 का लसागु ज्ञात करें। तो 40 और 35 का लसागु मतलब 40 और 35 के सार्वभुजों में सबसे छोटा गुणज है। तो 40 और 35 का हम लसागु ज्ञात करेंगे, तो वहां पर 40 और 35 किसके रोल में होगा, भाज्य के रोल में होगा कि भाजक के रोल में होगा। वेरी फाइन। अर्थात इनका जो लसागु जो होगा, इनके जो मल्टीपल होंगे वह मल्टीपल को हम भाज्य के रूप में लेंगे। और किनसे भाग करना है, 40 से, और यहां किससे भाग करना है, अर्थात यह संख्या 40 से भी डिवाइड हो, यह संख्या 35 से भी डिवाइड हो, और दोनों संख्या क्या हो, सेम हो। दोनों संख्या क्या हो, सेम हो। अर्थात यहां पर ऐसी संख्या के बारे में विचार करना है जो 40 से भी डिवाइड हो और 35 से भी डिवाइड हो। अभाज्य गुणनखंडन विधि का उपयोगिता के बारे में आपसे चर्चा हो गई है। तो यह संख्या 40 से डिवाइड तब होगा जब इस संख्या में 40 के सभी अभाज्य गुणनखंड शामिल हो, साथ ही साथ 35 के भी सभी अभाज्य गुणनखंड शामिल हो। ओके, दोनों जगह एक ही संख्या होगा, और यह जो समान संख्या का अभाज्य गुणनखंडन ऐसा होगा जिसमें 40 के सभी अभाज्य गुणनखंड तथा 35 के सभी अभाज्य गुणनखंड उसमें शामिल हो। उसी स्थिति में यह संख्या 40 और 35 से डिवाइड होगा, और उसी स्थिति में 40 और 35 का और सार्वभुज होगा। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हुआ? चलिए अब यहां पर इसको मैं मिटा देता हूं। तो यहां पर सेकेंड स्टेप, यहां पर जो भी संख्या है वो दोनों जगह एक ही संख्या है, और यह 40 से डिवाइड हो जाए, वही संख्या 35 से हो जाए, तो हमने सीखा है कि यह संख्या 40 से डिवाइड हो, नीचे वाला अगर 40 से अगर यह डिवाइड हो जाता है तो यह संख्या हो जाएगा इसका गुणज, और यह हो जाएगा इसका गुणनखंड। ओके, अब देखिए जरा, मैं 40 का अभाज्य गुणनखंडन कर रहा हूं, तो किन किन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 40 है? 2 गुणे 2 को हम 2 बार ले, 3 बार ले, और 5 को 1 बार ले, इनको गुणा करेंगे तो 40 मिल जाएगा। और यहाँ पर अज्ञात संख्या है, यहाँ पर भी अज्ञात संख्या है, दोनों जगह बराबर है, यह संख्या दोनों
सभी अभाज्य गुणनखंड कम से कम शामिल होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जितना हो जाए। यहाँ पर इनके अतिरिक्त बहुत सारे अभाज्य गुणनखंड को आप रख सकते हो, तो भी इनसे डिवाइड हो जाएगा। यह गुणनखंड या गुणज तब इनका बन सकता है जब यह इससे डिवाइड हो, और यह इससे डिवाइड तभी हो सकता है जब इसके अभाज्य गुणनखंडन में यह सभी अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर जितनी बार आया है कम से कम उतनी बार यहाँ शामिल हो। यहाँ पर 35 का जो अभाज्य गुणनखंड में जो जितनी बार आया है और जो अभाज्य गुणनखंड आया है और जितनी बार आया है कम से कम यहाँ उतनी बार होना चाहिए। ओके, क्लियर हो गया ना? अब चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। अगर यहाँ पर मैं 1 5 रख देता हूं, मान लेते हैं वह संख्या होगा उसका एक अभाज्य गुणनखंड 5 होगा, तो यहाँ पर भी 5 एक बार आया है और यहाँ पर भी 5 एक बार आया है। ओके, यह संख्या डिवाइड हो तो यहाँ पर 2 अधिक से अधिक 3 बार आया है, तो यहाँ पर भी कम से कम 2 कितनी बार होना चाहिए? इसमें 2 कम से कम कितनी बार होना चाहिए? अगर हम 2 को यहाँ पर हम 3 बार रख दें तो इसमें भी 2 को हम 3 बार रखेंगे, तो 2 को यहाँ पर 3 बार रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 तो यहाँ पर है ना, यहाँ वाला तो सभी यहाँ पर दिखनी चाहिए, लेकिन यहाँ वाला कौन है? 7 नहीं दिख रहा है, तो 5 गुने 7 जो था यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अलग बात है कि अतिरिक्त में आ गया, लेकिन यह संख्या 5 गुने 7 से तो डिवाइड होगा और 5 गुने 7 से डिवाइड होगा तो ये 2 गुने 2 ये 8 हो गया, वही उसका परसेंट हो जाएगा। यहाँ पर जरा देखें, अब दोनों संख्या जो बराबर होना चाहिए, तो यह संख्या 2 गुने 5 से डिवाइड है, लेकिन यह संख्या तो अलग है, इसलिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? दोनों संख्या 7 से गुणा कर देंगे। तो देखिए ये जो संख्या है, जो भी संख्या है उसका अभाज्य गुणनखंडन है, उसमें देखिए कि 40 के सभी अभाज्य गुणनखंड शामिल है कि नहीं शामिल है? यहाँ 2 भी यहाँ पर है, 5 भी है, 2 यहाँ 3 बार है, तो 2 भी यहाँ पर 3 बार है। और इसी संख्या में क्या इसके सभी अभाज्य गुणनखंड शामिल है कि नहीं शामिल है? तब 40 और 35 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन है? कौन है बोलो? कौन है? 5 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 है। अब इसका तो हम प्रोडक्ट क्या कर लेंगे, तो 5 गुना 10, 10 गुना 20, 20 गुना 40, 40 सत्तर क्या हो गया? 280। 40 सत्तर 280 ना। तो अब देखो जरा, तो यह संख्या 280 हुआ। अब कि ये तो इनका सबसे छोटा गुणज है, और होंगे तो कम से कम इतना हमेशा देंगे, 5 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7, इसमें चाहे तो गुने हम 13 कर देंगे। तो क्या यह संख्या 40 और 35 से डिवाइड नहीं है? तो ये भी जो है तो 40 और 35 के 7 गुणज हो गए। तो इस तरह से 40 और 35 के आप 7 गुणजों को ज्ञात कर सकते हो, लेकिन सबसे छोटा 7 गुणज क्या होगा? 5 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने 13, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंडन में 40 और 35 के जितने भी अभाज्य गुणनखंड है वह सभी शामिल हो। क्लियर हो गया ना? नहीं हुआ? अर्थात गुणज की बात करेंगे तो आप जो है सो भाज्य का अभाज्य गुणनखंडन के बारे में विचार करेंगे, जिसमें ये ज्ञात भाजक के सभी अभाज्य गुणनखंड उसमें शामिल कर दो और उन अभाज्य गुणनखंडों को गुणा करोगे तो गुणनफल में जो संख्या मिलेगा वही उनका क्या होगा? 7 गुणजों में सबसे छोटा होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? चलिए अब इसी विधि का प्रयोग करके आपको मैं दे रहा हूं 2 संख्या, आप आइए। 15 और 25 का 15 और 25 का लसअ अभाज्य गुणनखंडन विधि से ज्ञात करें।
वेरी नाइस। चलिए इस काम को पूरा करेगा, आओ पूरा करो। तो अब वही है कि 15 और 25 में सार्वभौम में सबसे छोटा गुणक यानी 15 और 25 से विभाजित हो, अब 15 और 25 से विभाजित होगा तो उस संख्या में 15 और 25 के सभी भाज्य गुणनखंड दिखने चाहिए। तो यहाँ पर करो ना, क्योंकि मल्टीपल तो ऊपर होगा ना, जिसकी हमारी तलाश है गुणा वो तो भाज्य के कहा जाता है। नीचे क्यों लिख दी? सुन रही हो? ये जो 15 और 25 का जो हम गुणज ज्ञात कर रहे हैं तो 15 कहां पर होगा? भाज्य के स्थान पर कि भाजक के स्थान पर? कहां पर होगा बोलो? तो भाजक कहां होता है? कहां पर लिखते हैं भाजक को? ऊपर के नीचे? ऊपर। चलो तुम अपनी जगह चल जाओ, कंफ्यूज हो। चलो हम कह रहे हैं कि 15 का जो मल्टीपल होगा, 15 का जो गुणज होगा तो 15 से उसमें भाग देंगे, तो 15 का गुणज जो है वो भाज्य के स्थान पर होगा कि भाजक के स्थान पर होगा? 15 का जो गुणज होगा किस स्थान पर होगा? 15 का गुणज अरे किसी संख्या का जो गुणज होंगे वो भाजक होंगे, उस संख्या के भाज्य होंगे, भाज्य ना होंगे। तो भाज्य तो हम ऊपर दिखाते हैं ना, यहाँ पर हमें भाज्य पता नहीं ना है कि 15 और 25 में एक साथ किस संख्या में भाग लग रही है। पता मुझे क्या है? उस संख्या का मुझे भाजक पता है। जिस छोटी से छोटी संख्या में 15 और 25 से हम भाग करेंगे, अगर 15 और 25 उस छोटी संख्या को डिवाइड कर दे तो वह 15 और 25 का से डिवाइड करेंगे तो वह संख्या किस स्थान पर होगा भाग में? भाजक के स्थान पर कि भाज्य के स्थान पर? जी, किसी संख्या के गुणनखंड की बात हो तो गुणनखंड को हमेशा भाजक के स्थान पर देखेंगे, भाजक को ही गुणनखंड बोलते हैं। और जब गुणज की बात करेंगे तो उस संख्या के भाज्य के स्थान पर देखेंगे। तो हम भाजक को नीचे रखते हैं, भाज्य को ऊपर रखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या पता है? भाज्य पता है कि भाजक पता है? क्या पता है? क्या पता है? मैंने किनसे हम भाग करने वाले हैं, क्या पता करना है? इन दोनों से भाग लगने वाली कौन संख्या है और छोटी से छोटी है। तो इनका पहले भाजक हमें ज्ञात है, इंटीजर मुझे मालूम है, तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 3 गुने 5 से जिस संख्या को 3 गुने 5 डिवाइड करता होगा उस संख्या में कम से कम भाज्य गुणनखंड 3 गुने 5 मिलने चाहिए। क्योंकि दोनों जगह एक ही संख्या है इसलिए नीचे वाला सभी गुणनखंड उसमें दिखने चाहिए। उसमें ऊपर वाला में कितना भाज्य गुणनखंड है उससे मतलब नहीं है, नीचे वाला का सभी ऊपर में दिखे। क्या होगा वो? उन दोनों जगह विचार करो, कौन संख्या रखेंगे आप? तो 3 गुने 5 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन खाली 3 गुने 5 से ही बात कर रहे हैं हम, और किससे बात करना है? तो उससे भी कौन होगा? चलिए, तो अभी इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? लिख दो एलसीएम। अब चूंकि उसको आप प्रोडक्ट ज्ञात करो, चूंकि आभास गुणनखंड रूप में तो कौन संख्या के लिए वो आया वो लिखोगे ना। दैट प्राइम फैक्टराइजेशन स्टैंड्स फॉर व्हाट नंबर? ओके। और नीचे किस संख्या से हम भाग करें उसको भी कर दोगे ताकि पता चल जाए। तो 15 और 25 से विभाजित होने वाला सबसे छोटी संख्या कौन दिखी? इसलिए 15 और 25 का लसा क्या हुआ? अच्छा, 15 और 25 का
सबसे छोटा सार्ध गुणज कौन है? और आगे जितने भी सार्ध गुणज होंगे 15 और 25 का, वो कितने इकाई के अंतर पर मिलेंगे? 75 इकाई के अंतर पर। चलो डाल दो। अब आप लोग समझ गए ना? अब मैं दूं? चलिए 72, 18 और 36 का लसन ज्ञात करें। कौन करेगा? 72 अर्थात वह छोटी से छोटी संख्या जो 72 से भी विभाजित हो, 18 से भी हो और 36 से भी हो। Which is the list number that can be divided by all these three numbers at the same time? That number will be the LCM of the given numbers. Okay? So how can you find out the LCM of given number? आपको बता दिया गया। यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन की आवश्यकता हो, मैं बार बार कर रहा हूँ ना, क्योंकि इसके गुणज की बात कर रहे हैं, इसलिए गुणज को आप भाज्य के रूप में देखेंगे, अर्थात भाज्य ज्ञात है और भाजक ज्ञात है। चलिए कौन करेगा? कौन आएगा? बोलो कौन आएगा यहाँ? किसको? चलो करो। यहाँ पैटर्न देखो, जब भी हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो कर क्या रहे हैं? जैसे कल हमने पैटर्न देखा कि दो या दो से अधिक संख्याओं का मसा भाज्य गुणनखंडन विधि से ज्ञात कर रहे थे। तो वहां पर क्या था? सर्वनिष्ठ घात के उच्चतम घात, सर्वनिष्ठ घात के उच्चतम सर्वनिष्ठ घातों का गुणनफल, माने अधिक से अधिक सब में कितनी बार है। यहाँ पर क्या देख रहे हो कि इसमें कौन कौन आभास संख्याएं है, और कोई आभास संख्या कॉमन है कि नहीं कॉमन, अधिक से अधिक कितनी बार आया वो लेना है ना। तो प्रत्येक आभास गुणनखंड के उच्चतम घात का गुणनफल के रूप में यहाँ पैटर्न दिख रहा है। देखो इसमें तीनों में मैं पूछ रहा हूँ, रुक जाओ, छोड़ दो। जब तो 72, 18 और 36 का आभास गुणनखंडन की, तो आभास गुणनखंडन में मतलब कौन कौन से आभास संख्या तुमको दिख रहा है? बोलो। 2, 3। 3 अधिक कितनी बार दिख रहा है? 2 अधिक कितनी बार दिख रहा है? तो कॉमन की बात नहीं, प्रत्येक आभास गुणनखंड अधिकतम कितनी बार आया है ना? तो वही तो लिखना होगा। तो प्रत्येक आभास गुणनखंड के उच्चतम घात के गुणनफल के रूप में इसको देख रहे हैं, वही क्रिया बार बार कर रही है। चल लिखो, 3 चूंकि अधिक 2 बार आया तो 2 बार ले रही है। यह संख्या इसे डिवाइड ले रही है। यहाँ पर जो आभास गुणनखंडन दिख रहा है, जितनी बार दिख रहा है वहां पर मौजूद है। यहाँ पर का कोई शर्त नहीं है, यहाँ वाला सभी यहाँ दिखनी चाहिए, यहाँ वाला भी सभी इसमें दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ वाला भी सभी इसमें। अब तीनों जगह जो संख्याएं हैं क्या है? एक ही है ना, क्योंकि एक ही आभास गुणनखंडन को एक तीनों जगहों पर लिखा गया है भाज्य के स्थान पर। तो यही संख्या होगा जो इन सभी संख्याओं से विभाजित होगा और सबसे छोटा होगा। तो बताओ कि कौन संख्या? तो कौन संख्या का आभास गुणनखंडन है, बता सकते
फाइव। 72, 18 और 36 का भाज्य गुणनखंडन कौन हुआ? 32, 72, 18, 36 का एलसीएम कौन हुआ? 72। ओके, अब समझ गए? चलिए मैं बदल देता हूं। तो यहाँ पर जब अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात कर रहा था एलसीएम, तो प्रत्येक जो संख्या दिया हुआ जिसका एलसीएम निकालना है उसका अभाज्य गुणनखंडन कर रहे हैं। और उसमें कोई अभाज्य गुणनखंडन कॉमन है कि नहीं कॉमन है? कौन कौन अलग अलग अभाज्य गुणनखंडन आया है और अधिक से अधिक कितनी बार आया है, यही पता करना है। तो वैसे सभी अभाज्य गुणनखंड जो अधिकतम बार आए होंगे उनका गुणनफल एलसीएम बन जा रहा है। चलिए यहाँ पर 50, 25 और 75 का लसा ज्ञात, सॉरी लसा ज्ञात करें। कौन आएगा? और कोई एनी वन ऑफ यू who can solve this problem? Yes, you come here and try to solve it. Try to find out which number is the LCM of the given number. What you have to do, you know very well. अब मैं पूछते जाऊंगा ना, चलो अब आप करते जाओ। चलिए, आपने डिवीजन जो है, गुणनखंड जो है उसका तो ज्ञात है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर चुके। अब हमें ऊपर वाली संख्या के बारे में पता करना है कि नीचे वाली से डिवाइड हो जाए। तो नीचे वाले से डिवाइड हो ऊपर वाली को, तो पता है कि नीचे वाले जितने भी अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो सब में दिखनी चाहिए। और तीनों जगह सेम संख्याएं होंगी ना, एक ही संख्या होंगी जो तीनों से डिवाइड हो रहे होंगे, अर्थात उस संख्या में तीनों के सभी अभाज्य गुणनखंड शामिल हो रहे होंगे। इसी टेक्निक को अपनाना। तो बताओ जो तीनों का अभाज्य गुणनखंड में तीनों का अभाज्य गुणनखंडन किया तो कौन कौन अभाज्य गुणनखंड वहां दिख रहा है? बोलो। 2 अधिकतम कितनी बार आया है? 5 अधिकतम 2 बार और 1 बार, यानी कि 2 गुने 5 गुने 5 गुने 3। वह प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड जो अधिकतम बार आया है उन सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल एलसीएम बन जा रहा है। चलो अब पता करो कि वह जो है भाज्य की कौन सा संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन है। ऊपर पता करो। अब 50 में 30 से गुना करोगे कितना हो जाएगा? लिख दो। क्वेश्चन मार्को में डाल दो, अब पता चल गया ना क्वेश्चन। तो मैं पूछ रहा हूं 50, 25 और 75 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन है? 50, 25 और 75 का लघुत्तम समावर्त कौन है? राइट। 25, 50 और 75 है ना, का एलसीएम कौन है? कौन वह छोटी से छोटी संख्या है जो 25 के भी पहाड़े में आती है, 50 के भी पहाड़े में आती है और 75 के पहाड़े में आती है? क्या? तो कई तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, सबका आंसर होगा 150। अब तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर क्या देखा? यहाँ पर क्या देखा कि 50, 25 और 75 का एलसीएम जब ज्ञात कर रहे हैं तो 50 और 25 के अभाज्य गुणनखंडन करने के बाद जो गुणनखंड अधिकतम बार आया है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड जो अधिकतम बार आया है उसके वैसे सभी अभाज्य गुणनखंड अधिकतम बार आए हैं उनका गुणनफल के रूप में हम एलसीएम को देख रहे हैं। अब चलिए, अब इसको ऐसे नहीं लिखना है। अब यहाँ पर आप ऐसे लिखोगे 50 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 गुने 25 5 गुने 5 कर दिया। 75 का अभाज्य गुणनखंड किया तो 3 गुने 5 गुने 5 कर दिया। और 25 का अभाज्य गुणनखंडन किया तो 5 गुने 5 कर दिया।
अब डायरेक्ट निकालना है कि 50, 75 और 25 का लसा। यस, तो यहाँ पर याद ही होगा, यहाँ पर इनका लसा में वैसी संख्या होंगी जो ये सभी गुणनखंड उसमें शामिल हो गए। तो यहाँ पर पता करो कि हमें आभाज्य संख्या के रूप में क्या मिला, 2, 3 और 2 अधिकतम कितनी बार आया है, इसलिए 2 को एक बार लिखे, फिर 3 अधिकतम कितनी बार आया है, तो 3 को एक बार लिखे, 5 अधिकतम कितनी बार आया है, तो 5 गुने 5 कितनी है। अब फिर इन सबको प्रोडक्ट ज्ञात कर लिए, जो क्या हो गया 150 है ना। अब आपको इस तरीके से ज्ञात करना है ना, तो मैं दूं, अपना लोगे ना, आओ। तो यहाँ 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लसा क्या हुआ, उनके प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड के उच्चतम घात का गुणनफल अंतिम में परिभाषा लिखवा देंगे, क्योंकि हम जो कर रहे हैं उसी चीज को शब्दों में लिख देना है। 24, 36 और 60 का लसा ज्ञात करें। आइए, कौन आएगा? चलो अभी जो बताया उस तरीके से ना, ऊपर नीचे नहीं लिखा, पत्र समझाने भी बता रहे थे। वेरी फाइन। पहले सभी डिवीजनों का, सभी गुणनखंडों का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, तब पता चलेगा कि वह कौन सा संख्या होगा जो उनका गुणज बन पाएगा। उसके लिए उसको डिवाइड होना चाहिए, तो फिर ये सभी गुणनखंड उसमें शामिल होना चाहिए। क्योंकि प्राइम नंबर को बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में देखते हैं कि किन किन प्राइम नंबर से वो मिलकर बना है और कौन सा प्राइम नंबर कितनी बार आया है गुना में। किसी संख्या का ऐसा गुणनखंडन जिसमें प्रत्येक गुणनखंड अभाज्य संख्या हो जाए, तब उस गुणनखंडन को हम अभाज्य गुणनखंडन बोलते हैं। हो गया। अब 60 से किया तो फिर 30 हुआ, 30 के बारे में विचार करो, क्यों नहीं हेल्प करते? देखो ये सदन है ना, इस सदन में सबको मिलजुल करके कार्य को करना है। हेल्प भी हो ना, जब आवश्यकता पड़े तो हेल्प भी लेना चाहिए। चलो अब एलसीएम लिखना है, 24, 36 और 60 का एलसीएम। 24, 36 और 60 का एलसीएम। देखो सब लोग, देखो सब लोग मदद करो। ऑल ऑफ यू शुड हेल्प योर क्लासमेट। दिस इज पार्लियामेंट वेयर ऑल ऑफ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू टेक पार्टिसिपेट इन ईच पार्ट ऑफ दिस पार्लियामेंट। तो 24, 36 और 60 का जब अभाज्य गुणनखंडन किए तो कौन कौन से अभाज्य संख्या में दिख रहे हैं? कौन कौन से अभाज्य संख्या दिख रहे हैं बताओ ना। 2 अधिकतम कितनी बार आया है? यहाँ सदनिष्ठ की बात नहीं करना है, सिर्फ कितनी बार आया है? तो 2 को गुना में 3 बार लिखो। फिर कौन है अभाज्य संख्या? 3 कितनी बार आया अधिक से अधिक? तो 2 बार लिखो। फिर 5 कितनी बार आया अधिक? 1 बार। अब इस सबको मल्टीप्लाई करके उस संख्या को पता कर लो कि किसका वो अभाज्य गुणनखंडन है, क्योंकि उस किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड हमेशा अद्वितीय होता है। अर्थात सभी अभाज्य गुणनखंड मुझे पता है, तो वो भी संख्या पता है कि किन संख्याओं का गुणनखंड है। कितना हुआ? क्या सही है? 2 दूना 4 दूना 8, 8 तरीके 24, 24 दिया 72, 72 बचे 7 7 10 5 बार 2 1 5 बार कितना हो गया? 72 बचे, 70 बचे 350 और ठीक है ना? सही है। चलो ताली बजा दो।
तो बोलो 24, 36 और 60 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन है? Which is the smallest number that can be divided by 24, 36 and 60? 360. 360. Okay. अब कौन आएगा? कोई और है? अब मैं दे रहा हूं आओ तुम बना सकते हो। वो यहां ना करना है यार, तुम बनाओगे। चलो चलो, तो यहाँ पर पूछ रहे कि आप लसा जिस विधि से ज्ञात कर रहे हो उस विधि का नाम क्या है? अभाज्य गुणनखंडन विधि। हमेशा गुना करके चेक कर लिया करोगे। 64 के अभाज्य गुणनखंडन में एक ही अभाज्य संख्या दिख रही है बार बार ना। कई बार आया? 2 गुना में 6 बार आया ना, 6 बार ही आएगा। आप सुनती क्यों नहीं हो? सदन की बात को सुना करो ना। जब ये लोग बोल रहा है तो उसमें सुनो। दो गुना 4 गुना 8 पर 40 गुना 80। नहीं, 8 बार 2 लिखो, 3 बार और 2 लिखो। 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 16 32। अब उसमें कौन कौन आया? अधिकतम कितनी बार आया? तो कौन कौन अभाज्य गुणनखंड आया उसमें? 2 और 5। 2 अधिकतम कितनी बार आया? और 5 तो नीचे लिखो, यहाँ नीचे लिखो, उतना स्पेस में थोड़ी होगा। 2 को दिखाओ कितनी बार लिखना है? 2 जो 6 बार लिखो। चलो अब नीचे करो। 2 को 6 बार गुना करोगे तो क्या हो? तो गुना करके देखे ना हो। अगर यहां से यहां तक एक संख्या बना सकते ना हो, तो यहां से यहां तक कितने के बदले में आएगा? अरे यहाँ किए हो ना। यही तो इंटेलिजेंसी अपनाना, क्योंकि आप 64 का गुणनखंड किए हो ना, अभाज्य गुणनखंड, तो 2 6 बार आया तो 64 हो गया। तो यहाँ से 2 से 6 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 64 लिखिए। अब उसके बाद क्या बचा रह गया? गुना 5। तो गुना 5 लिखिए। अब फिर एक बचिए। अब सिंगल नंबर बनाइए। यू कैन मेक इट 1। चलो हेल्प करो तब। 64 5 बार, 60 5 बार, 4 5 बार, 6 को 10 5 बार तो कै को 10 हो गया। 30 को 10 हो गया तो कै को 100 हो गया। 3 को 100 हो गया। अब 4 1 5 बार आया तो कितना होगा? 21 2 10 तो कितना हो गया वहां पर? वेरी फाइन, ताली बजाओ।
तो लसक 64, 80 और 32 से क्या क्या आपकी 300। वह कौन से छोटी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं से डिवाइड हो जाती है? 320। यस, मींस 320 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ऑल दीज थ्री नंबर्स। ओके, तो आप क्या देख रहे हो कि आभार गुणनखंडन विधि से जब इनका लसन निकाल रहा है तो जिन संख्या का लसन निकाल रहा है उसका आभार गुणनखंडन कर रहा है, और वहां पर देख रहे हैं कि कौन कौन आभार गुणनखंड आया है, साथ ही साथ देख रहे हैं कि वह अधिकतम कितनी बार आया। यहाँ कॉमन की मामला नहीं है। तो एक लास्ट अंतिम में लिखता हूं, और उसके बाद हमने जो अभी तक जिस क्रिया विधि का प्रयोग करके हम उत्तर तक पहुंच रहे हैं वह हमें मालूम है, उन्हीं को सिर्फ शब्दों में लिख देना है। वही हुआ दो या दो से अधिक संख्याओं को आभार गुणनखंडन विधि से पता करने का तरीका, है ना। चलिए अब एक चेंज कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। पैंसठ, 52 और 72 का लसन याद करें। कौन आएगा? तुम दो, और कोई और आएगा? चलो 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 आओ, 1 बाय 1 सबको आना चाहिए। अब इस उदाहरण के बाद मैं सदन को स्थगित करूंगा। जो हमने अभी तक सदन में हम सब मिलकर चर्चा किए हैं, उन चर्चा के जो सार होंगे उस पर 13 वेरी फाइन, 75 का 5 आएगा, 2 उसमें आएगा, क्योंकि 75 के इकाई के स्थान पर और डिजिट है तो कभी तो से डिवाइड नहीं होगा। चलो चलो, वहाँ 72 है तो यहाँ 75 लिखना है। 72 है, 72 को फैक्टराइज करना है, 3 गलती हो गया प्राइम फैक्टराइज में, मिटाओ। क्या क्या होगा बोलो बोलो। 2 गलती हो जाएगा ना, 2 दूनी 4, 2 8, 8 9 72 होता ना, तो 9 बार करेंगे, 3 चलो चलो 72 है यार, 75 लिख दे रहे हैं बार बार। और छोड़ रही हो प्रत्येक आभार गुणनखंड के उच्चतम घात का गुणनखंड। अब ठीक है, छोड़ो, बताना है, सब मिलकर बताओ कौन सा है संख्या। पंक्तियां 15, आओ पंक्तियां 15, 15 दूना 30, 30 तिहाई 90, और 90 चौके कितना हो गया 360, और 360 में 13 से गुना करो, जो संख्या मिलेगा वही उनका एलसीएम होगा। कौन संख्या हो जाएगा? पंक्तियां 15,
15 दूना 30, 30 तिहाई 90, हो गया 15 15, 15 15, 15 तिहाई 45, 45 दूना 90 और 90 चौके का होगा 360, 13 गुना 360 हो गया इन वाली। अब 13 में 36 से गुना करो, फिर छके, फिर छक्का 78 ना, फिर 8 हो गया, हाथ में 7 गया, 13 दिया 39 और 7 कितना हो गया 39 और 7 कितना 46 होगा, 46 हो गया और एक शून्य को आगे रख दिया, इन हुआ। तो इस संख्या का एलसीएम कौन हुआ 4680। समझ गए? तो चलिए अब मैं संसद ये सदन को स्थगित करने के पहले अभी तक हमने जो मिल करके किया है उसका सार क्या है, अर्थात 2 या से 2 अधिक संख्याओं का लसा अभाज्य गुणनखंडन विधि से ज्ञात करते समय में वास्तव में आप करते क्या हो, उन्हीं बातों को मैं लिख दे रहा हूं। ओके, तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लसा या 2 से अधिक संख्या का लसा उनके प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड के उच्चतम घात, उच्चतम घात माने अधिक से अधिक कितनी बार आया है, कोई अभाज्य गुणनखंड अधिक से अधिक कितनी बार आया है, कोई अभाज्य गुणनखंड अधिक से अधिक कितनी बार आया है। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लसा उनके प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड के उच्चतम घात का क्या होता है, गुणनफल होता है। बस हमेशा इसी बात को स्मरण रखते रहो, इसी बात को ध्यान में रखना है। और फिर आप कोई भी संख्या दिया गया हो 2 से अधिक तो उनका लसा बड़े ही आराम से आप ज्ञात कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा। अब इसी चीज को दूसरे तरीकों से अभाज्य गुणनखंड विधि का ही प्रयोग करके आप लसों को निकालना पहले से जानते हो, लेकिन वहां पर नहीं समझते हो कि आप अभाज्य गुणनखंडन विधि का ही प्रयोग कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लसा उनके प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड के उच्चतम घात का गुणनफल होता है। आज इसी के साथ यहीं पर सदन स्थगित करते हुए फिर अगले सदन में कोई नए विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ आज सदन यहीं पर स्थगित की जाती है।